वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। ठीक है, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि यदि किन्हीं भी दो ट्रांजिशंस लेवल की, दो लेवल्स की जो ज्योमेट्री है, सममिति है, वो यदि समसम्मिति हो तो समसम्मिति से समसम्मिति में और विषम सम्मिति से विषम सम्मिति में होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं वो कैसे होते हैं, वर्जित होते हैं, फोरबिडन होते हैं। कहने का मतलब लेपोर्ट के अनुसार जो ट्रांजिशंस होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके समसम्मिति से विषम सम्मिति में और विषम सम्मिति से समसम्मिति में। कहने का मतलब सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तो वो जो ट्रांजिशंस है वो कैसे होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जी से यू और U से G में होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। कैसे ट्रांजिशंस होंगे, ये होंगे आपके अलाउड ट्रांजिशंस या अनुमत ट्रांजिशंस। और जो G से G में और U से U में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो होते हैं लेपोर्ट के अनुसार वर्जित ट्रांजिशंस, या बोल सकते हैं बेटा फोरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे अपन, वर्जित ट्रांजिशंस या फोरबिडन ट्रांजिशंस। ये किसकी बात थी, ये बात थी आपकी लेपोर्ट की। अब जो दूसरा है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलकता बरन नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। यदि एक शब्द में बोलूं तो ये रूल है क्या, तो ये रूल है डेल्टा एस बराबर 0। डेल्टा एस बराबर 0 से मतलब क्या है कि निम्न एनर्जी लेवल और उच्च एनर्जी लेवल यदि दोनों के लिए देखा जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है दोनों ही लेवल पर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होनी चाहिए। इधर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी क्या होने चाहिए, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 2s+1 मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, जानते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए s का मान कितना होता है, 1। इसको हमने इधर रखा तो इसका मान क्या आ गया, 3 आ गया, ट्रिपलेट हो गया। तो वो आपका इधर भी ट्रिपलेट होना चाहिए और इधर भी ट्रिपलेट होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ बहुलकता बरन नियम की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल कहती है कि डेल्टा एस बराबर 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो निम्न एनर्जी लेवल और उच्च एनर्जी लेवल दोनों पे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और हम जानते हैं जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनकी मल्टीप्लिसिटी या बहुलकता भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से उसकी मल्टीप्लिसिटी इसकी भी क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, त्रिक या ट्रिपलेट। और इसकी भी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ट्रिप या ट्रिपलेट होगी। बेटा क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। ठीक है, और जब ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे होंगे, अलाउड। कहने का मतलब जिनमें डेल्टा एस बराबर 0 है या बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी बराबर 0 है। तो मल्टीप्लिसिटी बराबर 0 होने पर वहाँ पर होने वाले ट्रांजिशंस क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। और यदि डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान नहीं है तो ऐसी कंडीशन में होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं वो क्या होंगे, आपके मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, फोरबिडन ट्रांजिशंस होंगे, वर्जित ट्रांजिशंस होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, या हिंदी में बोलूँ तो त्रिक से त्रिक में, एकक से एकक में, जिन्हें हम बोलते हैं सिंगलेट टू सिंगलेट, या द्युक से द्युक में, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, या चतुष्क से चतुष्क में, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेट टू क्वाड्रेट होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं ये सारे ट्रांजिशंस कैसे होंगे, आपके अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, या बोल सकते हैं अनुमत संक्रमण होंगे। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूं एकक से द्युक में, एकक से द्युक, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1, और यहाँ मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2। द्युक से चतुष्क में यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 4। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी परिवर्तित हो रही है, बहुलकता परिवर्तित हो रही है। और बहुलकता के परिवर्तित होने के कारण ये जो ट्रांजिशंस हैं
ये सारे ट्रांजिशंस कैसे होंगे, फोरबिडन होंगे, या कह सकते हैं ये ट्रांजिशंस कैसे होंगे बेटा, वर्जित होंगे। ठीक है, तो इस नियम से हमारे क्या समझ में आया कि डेल्टा एस बराबर 0 होना चाहिए। कहने मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होना चाहिए, 0। यदि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, इनके लिए स्पिन का मान 1, इनके लिए स्पिन का मान 1। अब आप डेल्टा एस निकालिए, डेल्टा एस मतलब S1 माइनस S2, दोनों को घटाइए, मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, हम सीधे तरीके से ये कह सकते हैं कि जो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर है दोनों की मल्टीप्लिसिटी या बहुलकता का मान समान होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब समान मल्टीप्लिसिटी में यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे, और असमान मल्टीप्लिसिटी या असमान बहुलकता में यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम फोरबिडन ट्रांजिशंस कहेंगे। क्या कह सकते हैं बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, वर्जित संक्रमण कहेंगे। ठीक, हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि टर्म कौन कौन सी होती है। हम जानते हैं कि टर्म कौन सी होती है, S, P, D, F, G, इस प्रकार से क्या होती है, टर्म होती है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो टर्म है वो किस प्रकार से स्प्लिट होंगी, ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ये जो ऑर्बिटल हैं वो किस प्रकार से स्प्लिट हो रहे हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से s ऑर्बिटल स्प्लिट होता है उसी प्रकार से s टर्म भी स्प्लिट होगी, जिस प्रकार से d ऑर्बिटल स्प्लिट होता है उसी प्रकार से d टर्म भी क्या होगी, स्प्लिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम d ऑर्बिटल्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, d ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो d ऑर्बिटल में होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5 d ऑर्बिटल होते हैं। ये स्प्लिट होते हैं कि हाई एनर्जी पर तो होते हैं Eg ऑर्बिटल, और लो एनर्जी पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं, T2g ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये तो है ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग है ये तो है ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। यदि मैं बोलूं कि डी टर्म किस प्रकार से स्प्लिट होगी तो डी टर्म भी इसी प्रकार से स्प्लिट होगी, लोअर एनर्जी पर T2g और हायर एनर्जी पर Eg। बट लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी पर जो वर्ड आएंगे अब स्मॉल की जगह कैसे वर्ड यूज किए जाएंगे, कैपिटल वर्ड यूज किए जाएंगे, लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल आदि की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। देखिए यदि मैं बात करूँ s ऑर्बिटल की तो हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल होते हैं, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। तो देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 के लिए यदि मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसके लिए 2 शब्द प्रयोग किया था, या तो A1 या A2। यदि मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसके लिए A1 या A2 प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं मूलिकन सिंबल। क्या बोलते हैं, मूलिकन सिंबल बोलते हैं। यदि मल्टीप्लिसिटी 1 है तो वहाँ पर A1 और A2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यदि मल्टीप्लिसिटी 3 है तो वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं कौन से, T1 और T2 वर्ड। कौन से, T1 और T2 ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। यदि मल्टीप्लिसिटी 1 तो A1 और A2, और मल्टीप्लिसिटी 3 तो T1 और T2 वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, इधर तो लिख रहा हूँ मैं टर्म और इधर लिख रहा हूँ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी, यदि सबसे पहले बात करूँ s टर्म की, s टर्म की स्प्लिटिंग s ऑर्बिटल की तरह। अब s ऑर्बिटल में यदि s उपकोष की बात करें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, s उपकोष में 1 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल होगा तो उसकी स्प्लिटिंग तो होगी ही नहीं। इसका मतलब इसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका A1। क्या होगा, A1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है इस s ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। और इस वजह से यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो आपकी 1 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती। देखिए यदि 1 ही ऑर्बिटल है तो उसकी स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। इस वजह से कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, A1। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, A1G। ठीक है, अब देखिए यदि मैं बात करूं p ऑर्बिटल की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। p में कितने कक्षक होते हैं, 3। p उपकोष में कितने कक्षक, 3। तो जिस प्रकार से p उपकोष की स्प्लिटिंग हुई थी ठीक उसी प्रकार से p टर्म की स्प्लिटिंग होगी। 3 के लिए हमने क्या प्रयोग किया था अभी, T1 और T2। तो इसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है T1G। कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाता है, T1G वर्ड प्रयोग किया जाता है, शब्द प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं d टर्म की। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, तो डी टर्म में भी कितने, 5। ठीक है, इनकी स्प्लिटिंग होगी किस प्रकार से, Eg प्लस T2g। देखिए Eg 2, यदि मल्टीप्लिसिटी 2 है तो Eg प्रयोग करते हैं, और मल्टीप्लिसिटी 3 है तो T2g। हम वैसे भी जानते हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है
तो T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं नीचे की साइड, और EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अब बात करता हूँ मैं F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होगी। F ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल? F उपकोष में कितने ऑर्बिटल? 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 हमें लाना है, स्प्लिटिंग करनी है 7 की, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 ऑर्बिटल को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम? 3 + 3 + 1। ठीक है, तो देखिए 1 के लिए प्रयोग किया जाए A2G प्लस T1G 3 के लिए, और T2G 3 के लिए। 3 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा? 7 ऑर्बिटल हो गए। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी? G में कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल। अब देखिए इनकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी? 9 की। 9 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 9 के लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हो? एक तो हम कर सकते हैं कि 3 + 3 T1G और T2G तो इसमें प्रयोग हो जाएंगे, एक EG हो सकता है और एक इसमें काम आ सकता है, तो 9 हो गए नहीं हुए? तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा? A1G प्लस EG प्लस T2G प्लस T1G प्लस T2G, इस प्रकार से इनकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, हालांकि आपके काम आने वाली नहीं है, आपके ये चीज़ें काम आने वाली नहीं है। ये केवल मैंने इसलिए बताया कि आपको F का पता हो, क्योंकि F वाला आपके थोड़ा काम आ सकता है। ठीक है, तो आपको F वाली स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि D की तो आपको याद है, P की याद करने की और S की याद करने की जरूरत नहीं है। 1 है तो A1G और 2 है 3 है तो T1G। T का मतलब होता है ट्रिपलेट और A का मतलब क्या हुआ? सिंगलेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इनकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक याद करना है F के लिए। किसके लिए? F के लिए A2G T1G T2G। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पिन जो आपका बर्न नियम है या मल्टीप्लिसिटी चक्रण रूल है, इसमें क्या बोला है कि उनका डेल्टा एस बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा एस बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि डेल्टा एस बराबर 0 है, मल्टीप्लिसिटी समान है, तो वो कैसा होगा? अलाउड ट्रांजिशंस होगा। अब हम जब बात करें D2 कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात कर रहे हैं? D2 कॉम्प्लेक्स। मैंने जब आपको टर्म निकालना है, स्टेट निकालना बताया था, तो मैंने बताया D2 कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन सी टर्म आती है लास्ट में? ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट S, सिंगलेट D और सिंगलेट G, ये टर्म आती है। बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको टर्म समझाई थी तो बताया था कि D2 कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी टर्म आती है। अब यही टर्म क्यों आती है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि D2 कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, +2 +1 0 -1 -2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है कि इन D2 जो विन्यास है इसमें कौन कौन सी टर्म हो सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया? L का मान निकालना है आपको। पहला इलेक्ट्रॉन भी D में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी D में है। D के लिए L का मान क्या होता है? 2। क्या होता है? 2, क्योंकि टर्म निकालने का जो L का मान निकालने का जो सूत्र था वो क्या था? L1 + L2, L1 + L2 - 1, इस प्रकार से कहाँ तक जाना है? 0 तक जाना है। तो कैपिटल L बराबर L1 2 और L2 भी 2। मैंने आपको बताया था कि जब टर्म निकालनी हो तो आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, और जब आपको लास्ट में जाके क्या निकालनी हो, जब आपको L निकालना हो, कैपिटल L, तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है कौन कौन सी टर्म पाई जा रही हैं। लेकिन लास्ट में आपको ग्राउंड टर्म निकालनी है, तो आपको इन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए 2 + 2 2 + 2 - 1 कहाँ तक? 0 तक। तो L के मान कौन से आते हैं? 4 3 2 1 0। यदि L का मान 0 है तो S टर्म, L का मान 1 है तो P टर्म, L का मान 3 है 2 है तो D टर्म, L का मान 3 है तो F टर्म और L का मान 4 है तो G टर्म। ये टर्म हमारी D2 विन्यास के लिए आती है। यही टर्म है क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम होता है पिजन होल डायग्राम, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कौन सी टर्म तो ट्रिपलेट होंगी, कौन सी टर्म सिंगलेट होंगी। तो उससे पता लगता है कि F और P वाली टर्म जो है वो तो होंगी आपकी ट्रिपलेट, और शेष सारी टर्म क्या होंगी? आपकी सिंगलेट होंगी। कौन सी होंगी? सिंगलेट होंगी। बाद में मैंने आपको बताया था ग्राउंड टर्म निकालना, और हमारी लास्ट में जो ग्राउंड टर्म आई थी वो कौन सी आई थी? ट्रिपलेट F वाली ग्राउंड टर्म आई थी, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 नियम बताए थे। पहला तो था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दोनों की है, इसकी भी ट्रिपलेट और इसकी भी ट्रिपलेट। इसके बाद मैंने बताया कि यदि मल्टीप्लिसिटी समान आ जाए
तो ऐसी कंडीशन में एल का मान देखना है। पी के लिए एल का मान 1 और इसके लिए एल का मान 3, इसलिए एल का मान इसके लिए ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रिपलेट एफ कौन सी आपकी ग्राउंड टर्म है। कौन सी है? ग्राउंड टर्म। ठीक है बेटा, तो ये आपकी ग्राउंड टर्म है। अब देखिए यदि ग्राउंड टर्म ट्रिपलेट एफ है तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ होगा? इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ होगा जिससे वो अलाउ हो? केवल और केवल ट्रिपलेट पी में, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में और सिंगलेट से सिंगलेट में होने वाले ट्रांजिशंस क्या होंगे? अलाउड। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट एफ से और ट्रिपलेट पी में जो ट्रांजिशंस होगा ये तो होगा अलाउड ट्रांजिशंस, अनुमत ट्रांजिशंस। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट ये है, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी की स्टेट ट्रिपलेट एफ। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट एफ से सिंगलेट एस, ट्रिपलेट एफ से सिंगलेट डी और ट्रिपलेट एफ से सिंगलेट एस में होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं ये कैसे होते हैं? फोरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, या बोल सकते हैं वर्जित क्या होते हैं? ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन से ट्रांजिशंस तो अनुमत होंगे और कौन से ट्रांजिशंस वर्जित होंगे। अब देखिए इसको यदि मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर मैंने क्या शो किया, ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये तो है आपका कौन सा? ट्रिपलेट एफ। कौन सा है ये? ट्रिपलेट पी, सॉरी। और जो आपका ग्राउंड स्टेट मतलब निम्नतम एनर्जी का, भाई निम्नतम अवस्था ही तो कहा जाता है ग्राउंड स्टेट को हिंदी में, तो ये आपका क्या है? ट्रिपलेट एफ। अब देखिए ट्रिपलेट एफ को जब हम स्प्लिट करते हैं तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि A2G प्लस T1G प्लस T2G, इस प्रकार से क्या करते हैं? इनको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन? इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं। ट्रिपलेट स्टेट स्थायी होती है इसलिए ट्रिपलेट T1G, ठीक है, ट्रिपलेट T2G और ट्रिपलेट A2G। ठीक है, ये क्या है? इनकी स्प्लिटिंग हुई क्या नहीं हुई? अभी बताया था मैंने आपको। और ट्रिपलेट पी की जब स्प्लिटिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? T1G। और मल्टीप्लिसिटी तो वही यूज की जाएगी जो कि टर्म की है ट्रिपलेट T1G। ठीक है, ये हुई आपकी ट्रिपलेट एफ से और ट्रिपलेट पी में होने वाले ट्रांजिशंस की बात करें, कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या है? सेम है। ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट A2G में ट्रांजिशंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम है। यहाँ पर ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T1G, ये तो F की, क्योंकि F ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहा है ट्रिपलेट T1G, ये T1G है P वाला, क्योंकि P ऑर्बिटल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है ये भी क्या होगा? अलाउड होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 लाइन प्राप्त हो रही है। पहली तो है ट्रिपलेट T1G F से ट्रिपलेट T2G, दूसरा जो बैंड है वो प्राप्त हो रहा है ट्रिपलेट T1G F से ट्रिपलेट A2G, और तीसरा जो है ट्रिपलेट T1G F से ट्रिपलेट T1G P में। यहाँ पर T1G F से मतलब F ऑर्बिटल का T1G और ये P ऑर्बिटल का T1G, इस प्रकार से स्प्लिट होते हैं। अब ये चीज़ किस किस के समझ में नहीं आई? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि S ऑर्बिटल के लिए A1G का प्रयोग किया जाता है, P ऑर्बिटल के लिए T1G का प्रयोग किया जाता है, और आप बात करें डी ऑर्बिटल की, डी टर्म के लिए EG प्लस T2G का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 और 3 5। इसके बाद F ऑर्बिटल की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए T1G प्लस T2G प्लस A2G का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता। इसके बाद G टर्म की बात करें वो आपके काम आने वाली नहीं है, लेकिन उसको भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको प्रयोग किया जाता है T1G, T2G, EG और A1G, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोस्टली मैंने आपको बताया था कि ये याद करना है आपको बस, क्योंकि D का आपको याद है EG और T2G, P का आप और S का आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिपलेट F में इस प्रकार से स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट T1G, ट्रिपलेट T2G और ट्रिपलेट A1G। ये ट्रिपलेट F स्प्लिट हुआ और ये ट्रिपलेट P है। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकते हैं। कितने? 3। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे हमेशा, तो ग्राउंड स्टेट से पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ट्रिपलेट T2G में, ट्रिपलेट T1G F से ट्रिपलेट A2G में, और ट्रिपलेट T1G F से ट्रिपलेट T1G P में। इस प्रकार से 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 ट्रांजिशंस हो रहे हैं ये मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के साथ या मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग
अलाउड ट्रांजिशंस हैं या फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं? बताइए। मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं या फॉरबिडन ट्रांजिशंस है? बताइए जल्दी। देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये जो ट्रांजिशंस हैं मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कैसे हैं? अलाउड ट्रांजिशंस है। क्यों है अलाउड ट्रांजिशंस? क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट 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 कहने का मतलब डेल्टा एस बराबर क्या है? 0 है। मल्टीप्लिसिटी में अंतर कितना है? 0 है। इस वजह से ये अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल अलाउड ट्रांजिशंस है। लेकिन यदि मैं एनी ट्रांजिशंस के लिए पूछूं कि अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट सिलेक्शन रूल जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये ट्रांजिशंस अलाउड है या फॉरबिडन है? बताइए। ये ट्रांजिशंस अलाउड है या फॉरबिडन है? तो हम कहेंगे कि ये सारे ही ट्रांजिशंस कैसे हैं? लेपोर्ट फॉरबिडन है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जी से जी में और यू से यू में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे होंगे? फॉरबिडन होंगे। इस वजह से यहाँ पर ये ट्रांजिशंस कैसे हैं? फॉरबिडन है। क्योंकि ये कैसे हो रहे हैं? जी से जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इसलिए यह ट्रांजिशंस कैसे होंगे? फॉरबिडन होंगे। ठीक है, ये तो हुई बात किसकी? D2 कॉम्प्लेक्स के लिए। यदि मैं बात करूँ D1 कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात कर रहा हूँ? D1 कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। D1 कॉम्प्लेक्स के लिए जो ग्राउंड टर्म आती है वो आती है आपकी डबलेट D। कौन सी आती है? डबलेट D आती है। देखिए अब ये आपका डायग्राम, यहाँ पर डबलेट D इसकी ग्राउंड टर्म है। हम जानते हैं यदि ये इसको डबलेट D वाले को D1 को यदि मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मानूं तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से स्प्लिट होगा? निम्न एनर्जी स्तर पर तो डबलेट T2G। डबलेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी होगी वही उसकी स्प्लिटिंग में होगी। ठीक है, T1G तो T2G तो आता है नीचे और EG कहाँ आता है? ऊपर आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डबलेट EG। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस केवल एक होगा। कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे? केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगा डबलेट T2G से डबलेट EG में। कहाँ से कहाँ होगा? डबलेट T2G से डबलेट EG में केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगा। ठीक है, लेकिन वही बात कि ये क्या मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है क्या? जी हाँ करता है, बिल्कुल अलाउड ट्रांजिशंस है डबलेट से डबलेट में। लेकिन लेपोर्ट के अनुसार ये ट्रांजिशंस भी कैसा है? वर्जित ट्रांजिशंस है। क्योंकि जी से जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है, इसलिए लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अनुसार ये ट्रांजिशंस भी कैसा होगा आपका? कैसा होगा? वर्जित ट्रांजिशंस होगा। कैसा ट्रांजिशंस होगा? वर्जित ट्रांजिशंस होगा। देखिए बेटा, अब एक ऐसा टॉपिक जो हम पहले भी हल्का सा पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी सीरीज? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि जब भी मेटल कॉम्प्लेक्स के पास में, मेटल आयन के पास में लिगेंड आएगा तो लिगेंड क्या करते हैं? मेटल के डी ऑर्बिटल्स को या मेटल के ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। स्प्लिट होने के पश्चात क्या होता है? ये दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? इस एनर्जी गैप को डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा का जो मान है, चूंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 बार पढ़ चुके इसको हम। ये जो डेल्टा का मान है, ये डेल्टा का मान कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं उन सारे फैक्टरों को ना बताते हुए मैं बता रहा हूँ केवल लिगेंड की प्रकृति वाला फैक्टर, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज केवल किसको बताती है? लिगेंड की प्रकृति को बताती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो डेल्टा है, यदि हम बात करें कि प्रबल लिगेंड की बात करें कि प्रबल लिगेंड यदि मेटल को स्प्लिट करे तो वहां पर डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। उसका कारण क्या है कि प्रबल लिगेंड मेटल के साथ ज़्यादा अप्रोच करता है, और हम जानते हैं कि जब मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इसकी जगह पर कौन सा लिगेंड होता? दुर्बल लिगेंड होता। कौन सा लिगेंड होता बेटा? दुर्बल लिगेंड होता। तो दुर्बल लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है? मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगा, क्योंकि दुर्बल लिगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा का मान 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रबल लिगेंड और एक दुर्बल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो कि
ऐसे लिगेंड जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG को ज़्यादा अंतर से स्प्लिट करें, उनका एनर्जी गैप ज़्यादा हो, उन्हें कहते हैं प्रबल लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जो कि T2G और EG को कम अंतर से क्या करें, विभाजित करें, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल लिगेंड कहते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिगेंड सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका सबसे दुर्बल होगा और सबसे लास्ट में आने वाला लिगेंड क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, तो हम इसके श्रृंखला को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब मैं वापस से बना रहा हूँ। देखिए I माइनस सबसे दुर्बल लिगेंड, इसके बाद Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ये तो थी हेलोजन की बात। किसकी बात कर रहे हैं हम, हेलोजन की बात कर रहे हैं। ये 4 लिगेंडों का क्रम है। सबसे दुर्बल लिगेंड है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। देखिए इसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ क्यों होता है ऐसा। इसका कारण है चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व। देखिए I माइनस का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए ये जब लिगेंड मेटल के पास में जाएगा तो बड़ा आकार होने के कारण ये इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन हम बात करें F माइनस की, F माइनस का आकार बहुत छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में घुसकर क्या कर सकता है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शंस कर सकता है। इस वजह से ये जो F माइनस है इसके कारण मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं। और जब मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ गए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर F माइनस सबसे प्रबल लिगेंड होगा। ठीक है, जब मैंने आपको पिछली बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी तो बताया था कि हेलोजन जो होते हैं वो सबसे दुर्बल लिगेंड होते हैं। और हेलोजन के बाद बात की जाए तो ऑक्सीजन वाले जो लिगेंड हैं, ये ऑक्सीजन वाले लिगेंड क्या होते हैं, इनके बाद दुर्बल लिगेंड हैं। हालांकि इनसे तो प्रबल हैं लेकिन लिगेंड कैसे हैं, ये दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो OH माइनस ऑक्सीजन वाला लिगेंड, O2 माइनस, H2O माइनस। ठीक है, और इसके बाद बात की जाए तो H2O के बराबर ही होता है C2O4 माइनस, C2O4 2 माइनस। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि C2O4 2 माइनस तो कार्बन वाला लिगेंड है, लेकिन ये कार्बन वाला लिगेंड नहीं है। ये लिगेंड है आपका ये वाला COO माइनस, COO माइनस। ठीक है, इस लिगेंड में जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो ऑक्सीजन बना रहा है। कौन बना रहा है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन साइट बना रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीजन वाला लिगेंड है, ना कि कार्बन वाला लिगेंड। ठीक है, तो OH माइनस, O2 माइनस, H2O, C2O4 माइनस, ये क्या है, इनके लिगेंड सामर्थ्य के क्रम है। किसके, लिगेंड सामर्थ्य के क्रम। और इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके बाद आते हैं आपके नाइट्रोजन वाले लिगेंड। नाइट्रोजन वाले लिगेंडों की बात की जाए तो NCS माइनस, इसके बाद आएगा आपका प्रीडीन, प्रीडीन के बाद आता है NH3, NH3 के बाद बाईप्रीडीन। कौन सा आएगा, NH3 के बाद बाईप्रीडीन आएगा। और बाईप्रीडीन के बाद जो लिगेंड आता है वो आता है ऑर्थोफेनेंथ्रीन। और इसके बाद NO2 माइनस, कौन सा लिगेंड आएगा, NO2 माइनस आएगा। ठीक है, हालांकि मैं इस श्रेणी को आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हेलोजन वाले लिगेंड सबसे दुर्बल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले उससे कम, और उसके बाद नाइट्रोजन वाले आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स के बाद में आपके आते हैं कार्बन वाले लिगेंड, CH3 माइनस, C6H5 माइनस, देन CN माइनस, एंड सबसे प्रबल CO लिगेंड। कौन सा लिगेंड, CO लिगेंड, या बोल सकते हैं CN माइनस और CO लगभग बराबर प्रबलता वाले होते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने जब आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी तो इसको जस्ट रिवर्स बना के बताया था, क्योंकि आप जब इसको उल्टा याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी और उल्टा याद करने पर आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहेंगे। देखिए, चूँकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमेशा लिगेंड के बढ़ते हुए सामर्थ्य में लिखी जाती है, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखा है ये, वरना सबसे प्रबल लिगेंड अगर देखा जाए, याद करने का तरीका आपको पूरी तो याद रह नहीं सकती, तो याद करने का तरीका है कि कार्बन के जब भी आपको लिगेंड दिखें, ये लिगेंड कैसे लिगेंड होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। कैसे लिगेंड होंगे बेटा, ये लिगेंड होंगे आपके प्रबल लिगेंड। सबसे ज़्यादा प्रबल लिगेंड होते हैं कार्बन वाले, उसके बाद जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन वाले, उसके बाद ऑक्सीजन वाले, और लास्ट में सबसे दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, हेलोजन्स। कौन से होते हैं सबसे दुर्बल लिगेंड, सबसे दुर्बल लिगेंड होते हैं आपके हेलोजन्स वाले। ठीक है, जो हेलोजन वाले लिगेंड हैं वो सबसे दुर्बल लिगेंड होते हैं। और हेलोजन वालों का क्रम I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस ही क्यों होता है, उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका कारण है चार्ज डेंसिटी या आवेश
घनत्व, हम जानते हैं कि जितना छोटा आकार होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। चारों ही परमाणुओं पर आवेश का मान तो समान है -1, आवेश का मान तो समान है कितना, -1। कहने का मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन साइज लगातार छोटी होती जा रही है। इतने छोटे आवेश आकार के परमाणु पर एक आवेश है, इसका मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, आवेश घनत्व क्या है, ज़्यादा। और आवेश घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में जाके क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं, डेल्टा का मान बढ़ जाता है, और ऐसे लिगेंड जो कि अधिक अंतर से विपाटित करें उन्हें हम प्रबल लिगेंड कहते हैं। इसलिए इन चारों में सबसे प्रबल कौन सा होगा, F-। कौन सा लिगेंड सबसे प्रबल होगा, F-। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी, आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। हमने 2 वर्ण नियम पढ़े, 2 सिलेक्शन रूल पढ़े, एक तो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, दूसरा था चक्रण सिलेक्शन रूल। यदि दोनों को मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखिए आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की बात की जाए, आपको सीधा सीधा देखना है कि ट्रांजिशन G से G में हो रहा है या U से U में हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे, वर्जित ट्रांजिशंस होंगे। यदि ट्रांजिशंस क्या हो रहे हैं, G से U में या U से G में हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजिशंस कैसे होंगे, आपके अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, अनुमत ट्रांजिशंस होंगे। कैसे ट्रांजिशंस होंगे बच्चों, अनुमत ट्रांजिशंस होंगे। ये किसकी बात है, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल की। मैंने आपको ये भी बता दिया कि G और U का कैसे पता लगाएंगे। S ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल G कैरेक्टर वाले होते हैं, सममिति वाले होते हैं, लेकिन P कैरेक्टर विषम सममिति वाले होते हैं या अनजिरेड U कैरेक्टर वाले होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। इसका तो सीधा सीधा फंडा है, डेल्टा S बराबर 0, चाहे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। और सीधी सी बात तो है कि मल्टीप्लिसिटी देखो, यदि मल्टीप्लिसिटी समान है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होगा, वह मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल के अनुसार कैसा होगा, अलाउड ट्रांजिशंस होगा। कैसा होगा, अलाउड ट्रांजिशंस। मैंने कुछ ट्रांजिशंस भी आपको बताए थे जो कि क्या थे, आपके मल्टीप्लिसिटी के रूप से तो अलाउड थे, लेकिन लेपोर्ट क्या थे, फॉरबिडन थे। ठीक है बच्चों, ये हमने सिलेक्शन रूल्स की बात की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में ऑर्गल डायग्राम की, कि ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, ऑर्गल डायग्राम को किस प्रकार से बनाया जाता है, आखिर ऑर्गल डायग्राम बनता किस प्रकार से है। ठीक है, तो वो बात करते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।